हेलो बच्चों हम लोग आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आपके कई टॉपिक्स हैं। उनमें से पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रेट मेजर। कई बच्चों का एसएमएस या व्हाट्सएप वगैरह पे भी बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है वो टॉपिक थोड़ा सा उनको डिस्टर्ब करता है। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी मदद भी हो जाएगी, इसी बहाने आपसे इंटरेक्शन करने का मौका भी मिल जाएगा। तो इसमें आप जानते ही हैं कि जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है इसमें मोटे तौर पे 5 टॉपिक्स हैं जो आपके कोर्स में भी हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इनमें से सवाल आते हैं, जेईई मेंस वगैरह में। अब टॉपिक की बात की जाए तो रेट मेजर पहला है जो हम लोग करेंगे। एनसीईआरटी के सवाल भी मैं लगवा दूंगा आपको और उसके बाद अच्छे सवाल भी लगवा दूंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वैलिड होंगे। और रेट मेजर के बाद आप टेंजेंट नॉर्मल इसके अंदर आता है, अप्रॉक्सीमेशन इसके अंदर आता है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस आते हैं, मैक्सिमम मिनिमा आता है। इस तरीके से कवर होता है और इसका जो एक टॉपिक है मैक्सिमम मिनिमा बड़ा फेमस है, बहुत एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। चलिए उस ये तो बात हो गई थोड़ी ब्रीफिंग की, क्योंकि जो भी वीडियोस होंगे मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े से कम समय में ज़्यादा मटेरियल आप तक पहुँचे, समझाने का प्रोसेस अच्छा रहे लेकिन वक्त आपका ज़्यादा ना लगे। तो बात शुरू करते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की और रेट मेजर की। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब आप बेटा जान ही रहे होंगे, जो डिफरेंशिएशन आपने सीखा है, dy बाई डी एक्स सीखा है, पढ़ा है इस चैप्टर से पहले, 12th क्लास की बात कर रहा हूं, उसी का एप्लीकेशन की भाई जो सीखा है उससे क्या फायदे उठा सकते हैं अपने कोर्स के अकॉर्डिंग। फायदे तो बहुत ज्यादा है। तो रेट मेजर की अगर हम बात करें तो रेट मेजर का सिंपल मतलब होता है कि अगर हम लिख देते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई का मतलब होता है चेंज इन वाई और डेल्टा एक्स का मतलब हो जाएगा चेंज इन एक्स। तो इसका मतलब क्या होता है, ऑन एन एवरेज, एवरेज के तौर पर हम लोग जब एक्स में कोई चेंज करते हैं तो वाई में कितना चेंज होता है, यही तो हुआ ना। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का मतलब कि कितना चेंज होगा वाई में जब हम एक्स में चेंज करेंगे, ये एवरेज होता है। और जब इसी को हम लिख देते हैं या लिमिटिंग प्रोसेस यूज करते हैं तो थोड़ी सी ब्रीफिंग है, बाकी हम लोग एग्जांपल से सीखेंगे, x टेंडिंग टू 0, तो ये चीज बन जाती है dy बाई डी एक्स। और इसी चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और अधिकतर जब हम dy बाई डी एक्स लिखते हैं तो इसमें केवल इतना अगर लिखा हो और अगर ये लिखा हो तो इसमें फर्क क्या है बेटा, फर्क ये है कि ये एवरेज होता है, दिस इज द एवरेज, ये एवरेज रेट मेजरमेंट है। एवरेज का मतलब होता है जैसे आप स्कूटी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह गए और 1 घंटा लगा, तो 1 घंटे में अगर हम बात कर लें कि 1 घंटा टाइम लगा और 10 किलोमीटर आपको डिस्प्लेसमेंट आपने किया समझाने के लिए, तो 10 को अगर घंटे से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसकी पर्टिकुलर क्षण या मोमेंट पे आपका कितना रेट मेजर था, क्या एवरेज था, तो वो इंस्टेंट या इंस्टेंटेनियस रेट मेजरमेंट इससे आता है। इंस्टेंटेनियस रेट मेजरमेंट, थोड़ा छोटा लिख रहा है शायद, ये आपको इससे मेजर मिलेगा, मेजर। यही चीज हमें समझनी है। कुछ बातें और कि हमको यहां पर जब टाइम के यहां अगर dx की जगह अगर हम t लगा दें dt, जब हम dy बाई डी टी लेके चलते हैं तो ये जो रेट मेजरमेंट है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम आता है। ये क्या हो गया, रेट मेजरमेंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इसको हमें देखेंगे जैसे कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, भाई 12th में मैथ्स पढ़ रहे हैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड अगर छोड़ दें तो बाकी बच्चे तो फिजिक्स भी पढ़ते हैं। तो अगर इसी को हम लिख देते हैं, याद कीजिए dx बाई डी टी, फिजिक्स में x क्या है, अगर डिस्प्लेसमेंट तो ये वेलोसिटी बन जाता है ना उस क्षण, उस मोमेंट पर। तो ये रेट मेजरमेंट है, ये फिजिकल इंटरप्रिटेशन हो गया इसका। हम लोग अभी मैथमेटिक्स में है तो ये dx बाई डी टी या dy बाई डी टी की जब बात करेंगे तो dy बाई डी टी का मतलब यही हो जाएगा कि रेट मेजर। रेट मेजर मतलब 1 सेकंड में अगर हम समझने का प्रयास करें मोटे तौर पे, 1 सेकंड में y कितना बदला, फिजिक्स की भाषा, वरना 1 यूनिट बढ़ाने पर टाइम का y में कितना बदलाव हुआ। 2-3 छोटी छोटी बातें और इसमें सीख लेनी चाहिए हम लोग को जो सवालों में लगेंगी और आपको उस सवाल से ज्यादा, अभी मैं एग्जांपल भी पिकअप कर लूंगा तुरंत, ज्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। तो पहली बात क्या जो हमें सीख लेनी चाहिए कि रेट मेजर में अगर हम लोग टाइम या dy बाई डी एक्स कुछ भी लिखा हुआ है, ये क्या है, ये रेट मेजर है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर x को बढ़ाने पर, x को अगर इंक्रीज करें 1 2 3 4 5 6,
इंक्रीज करने पर y भी इंक्रीज करे। x को बढ़ाया, भाई बढ़ाने का मतलब पहले वैल्यू 1 थी, फिर 2 की, फिर 3 की, समझाने के लिए ऐसे वैल्यू बढ़ा रहे हैं। और y मान लीजिए पहले 5 थी, फिर 10 हो गई, फिर 15, समझाने के लिए ऐसे बढ़ रही है। तो x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है। तो ये dy बाई dx को हम बोलते हैं कि ये इसको रेट मेजर पॉजिटिव इन नेचर है, ये पॉजिटिव इन नेचर है। और कहीं ऐसा हो जाए कि हमारा x बढ़ाने पर, दीजिएगा ध्यान, x को हम लोग बढ़ा रहे हैं, यानी x को इंक्रीज कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, लेकिन y की वैल्यू घटती चली जा रही है, -5, -10 एंड सो ऑन, घट रही है। x को बढ़ाने पर y घट रहा है। एक्स वाई कहाँ से आएंगे? आपस में इंटरलिंक्ड रहेंगे। जैसे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूं समझाने के लिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये एक्स वाई हो गए ना। तो अगर यहाँ dy बाई dx आप निकालोगे, ऐसे देखिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4x प्लस 3, ये वैल्यू हो गई ना। अब इसमें, अब ये x को अगर हम बढ़ाते जाएंगे, यहां पर x को बढ़ा रहे हैं तो y भी बढ़ रहा है, तो ये रेट मेजरमेंट पॉजिटिव इन नेचर हो गया। अगर x बढ़ाने पर y घटता, यहां तो बढ़ रहा है तो पॉजिटिव आ गया, वरना वो घटता तो नेगेटिव हो जाता। कब घटता? यहां पे आप नेगेटिव साइन लगा दीजिए, और फंक्शन ले लीजिए, इसी फंक्शन में -2x स्क्वायर लिख दीजिए। अब इस केस में देखिए, x की वैल्यू जब पुट करेंगे और बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, x की वैल्यू जब पुट करेंगे और इंक्रीज करेंगे, यानी पहले 1 रखिए, फिर उसके बाद 2 रखिए, फिर 3 रखिए, तो आप क्या पाएंगे? y घटता जा रहा है, निगेटिव लगा हुआ ना यहाँ, तो ये घटता जाएगा। तो x बढ़ाने पे y घटता जाएगा। तो जब dy बाई dx इसका लेना होगा, तो यहां पर इस केस में माइनस dy बाई dx ले लेना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत जगह कई बच्चे गलती कर देते हैं, x बढ़ाने पर y घट रहा है तो माइनस, x बढ़ाने पर y बढ़ रहा है तो प्लस। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और एक दूसरी बात जो पैरामीट्रिक फंक्शंस में बात आती है, पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? जिनका लिंकेज किसी और वेरिएबल से होता है। मैं समझाता हूं आपको। ये तो y और x में सीधा रिलेशनशिप था। ऐसा भी हो सकता है कि y इज ए फंक्शन ऑफ t हो, t के जगह कोई और वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कोई फंक्शन है जिसे t स्क्वायर प्लस 2t बोल दिया जाए, ये फंक्शन ऑफ t हो गया। y का लिंकेज t से, अगर लोग बच्चे आप जानते हैं कि पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है, जानते होंगे तो बड़ी अच्छी बात, नहीं जानते तो उसको थोड़ा आसान लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूं। और x का लिंकेज भी हम ले लें, इसको लिख देते हैं gt और इसको कह देते हैं 3t सपोज। तो y t का फंक्शन है और x भी t का फंक्शन है। अब इसमें dy बाई dt अगर निकालना, dy बाई dx निकालना हो तो सीधे तो नहीं निकाल पाएंगे, फंक्शन ही नहीं मिला। तो हम क्या करते हैं इसमें, पहले आप निकाल लो dy बाई dt और फिर निकाल लो dx बाई dt। याद रखने के लिए, ऐसा होता नहीं लेकिन याद रखने के लिए आप dt उड़ा दो तो ये dy बाई dx मिल जाएगा। याद रखने के लिए, कॉन्सेप्चुअली नहीं। ठीक, अब इसका dy बाई dt निकाला, जैसे आप समझ रहे हैं, ये देखिए निकालिए आराम से। तो dy बाई dt करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 2t आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसकी बात करो तो dx अपॉन dt कितना आ जाएगा? dx बाई dt हो जाएगा 3। कॉन्सेप्ट पकड़िएगा। अब इसकी वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए आप, तो dy बाई dt कितना हो गया? 2t प्लस 2, और dx बाई dt कितना हो गया? कहाँ गया? ये dx बाई dt 3। तो अब देखिए dy बाई dx आपने निकाल लिया और इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? 2t प्लस 2 अपॉन 3। इस तरीके से जो पैरामीट्रिक फंक्शंस होते हैं, पैरामीट्रिक का मतलब जिसका y का x से सीधा रिलेशन नहीं होता, समझ पा रहे होंगे मेरी बात। जैसे लिखते हैं y इज इक्वल टू fx, तो y इज ए फंक्शन ऑफ x और यहां पे कोई फंक्शन हमने लिख दिया, तो इसमें क्या है कि x को बदलने पर y की वैल्यू आती है। डायरेक्ट रिलेशनशिप है x और y में, ठीक है, ये फंक्शन हो गए। लेकिन जब पैरामीट्रिक फंक्शन होते हैं तो y का x से सीधा रिश्ता नहीं होता, किसी और कोई एक बीच में और कूद पड़ता है। तो ये कूद पड़ने वाला प्राणी कौन है? t। तो इसका y का t से रिलेशन, x का t से, तो t ने दोनों को मिला दिया, फ्रेंडशिप करा दी y और x में, हो गया काम। आप समझ पाएंगे, इसे बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। ये कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। 2 मिनट और लेता हूं क्योंकि इसमें मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू को भी कॉन्सेप्ट सवाल बनते हैं, एग्जाम्पल में भी है, एग्जाम में भी आ जाते हैं, तो वो भी जल्दी से समझ लेते हैं। फिर ये रेट मेजर को समझने की प्रक्रिया खत्म, सवाल लगाने की प्रक्रिया शुरू। आइए तुरंत देखते हैं इसको। अब बात करते हैं हम लोग मार्जिनल कॉस्ट की। तो क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं MC,
मार्जिनल कॉस्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसको बुक में भी आपका लिए डी सी एक्स अपॉन डी एक्स, क्योंकि ये कॉस्ट है तो हम लोग निकाल, इसका मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज, मैं लिख भी देता हूं आपके लिए, रेट ऑफ चेंज इन टोटल कॉस्ट। ये कोई चीज बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, फैक्ट्री ये समझ लीजिए, रेट ऑफ चेंज इन टोटल कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। कहने का मतलब क्या है कि ये मार्जिनल कॉस्ट आप जानते ही हैं, तो किसी चीज को बनाएंगे तो खर्चा आएगा, तो उसका लिंकेज किससे होता है, कितनी चीजें बनाई हमने, एक चीज बनाएंगे तो कुछ और खर्चा, दो चीजें बनाएंगे कुछ और खर्चा। तो इसकी इस सिचुएशन का क्या कहानी बनी मार्जिनल कॉस्ट की, डी सी एक्स अपॉन डी एक्स। एक्स क्या है, कितनी यूनिट्स आपने बनाई हैं, 2 यूनिट बनाई, 10 यूनिट बनाई, 20 यूनिट बनाई, और उसको बनाने में कितना खर्चा आया, उसको डिफरेंशिएट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में। इसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, रेट ऑफ चेंज इन टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। इसी तरह एक और होता है जिसे बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब आप जानते ही होंगे, जब कोई चीज बेची जाती है तो उससे जो पैसे मिलते हैं उसको बोलते हैं रेवेन्यू, है ना। जूते की फैक्ट्री है, शूज की, मान लीजिए 1 लाख शूज बनाए और 25,000 शूज बाजार में बिक गए, तो जो पैसा आया उसको फर्स्ट ऑफ ऑल बोलेंगे ये रेवेन्यू आया, वहां से वो रेवेन्यू की बात की जा रही है। अब इस रेवेन्यू की बात करें तो उसको नॉर्मली हम लोग लिख देते हैं, इसको एमआर से शो करते हैं और इसको डीआर अपॉन डीएक्स लिखा जा सकता है। अब जैसे ये समझा था वैसे ही बात यहां भी लगा दी कि रेट ऑफ चेंज इन टोटल रेवेन्यू। अब इसकी जगह टोटल कॉस्ट की जगह पूरी वर्डिंग्स वही, रेट ऑफ चेंज इन टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू मैंने अभी आपको बताया क्या मतलब होता है, विथ रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। रेवेन्यू कब आएगा, जब कोई चीज बेचेंगे आप, बनाने पे तो आता नहीं है, जब कोई चीज सेल आउट करेंगे तो विथ रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। ये कहानी, ये डीएमसी और एमआर का भी कॉन्सेप्ट आपके साथ हो गया, और इसी के साथ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्चुअल लेवल है, जो थ्योरी है समझने की, वो पूरी हो जाती है। अब एग्जाम्पल करेंगे हम लोग, करीबन 5-6 एग्जाम्पल्स हैं, 6 एग्जाम्पल्स हैं करीबन, तो 6 एग्जाम्पल करेंगे और जिससे फंडा और क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल्स पे आ गए हैं एनसीईआरटी के, जो कि रेट मेजर से ताल्लुक रखते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल। सर्किल के एरिया का रेट चेंज देखने का है पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। अब देखिए क्या ये कहानी है कि सर्किल का एरिया, तो एरिया ऑफ सर्किल आप जानते ही क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात। अगर किसी सर्किल का रेडियस r हो तो एरिया ऑफ सर्किल को a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर आराम से आप लिख सकते हैं, ये एरिया ऑफ द सर्किल हो गया। और इसी का रेट मेजरमेंट पूछ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस, यानी क्या चाहता है, ये dA अपॉन dr चाहता है। और ये चाहता कब है, जब r की वैल्यू 5 सेकेंड हो। तो कैसे करेंगे, इसका dA, जब r की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो तो क्या dA अपॉन dr होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो एरिया अगर दिया है पाई आर स्क्वायर, इसको आपने डिफरेंशिएट किया dA अपॉन dr, आप जानते ही हैं पाई कांस्टेंट है तो आ जाएगा 2 पाई आर। अब इस dA अपॉन dr को आप r की वैल्यू, ये लिखने का तरीका है कि r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर क्या वैल्यू होगी, कई और तरीके से भी लिखा जाता है, उनमें से एक है ये। तो r की वैल्यू 5 सेंटीमीटर 2 पाई आर में पुट कर दीजिए, तो 2 पाई और r की जगह वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर। तो 5 2 10 और 10 पाई इसका आंसर हो गया। देखिए अब जो ये आंसर हुआ 10 पाई, ये आंसर की वैल्यू किस में आएगी, क्योंकि इसका यूनिट क्या होगा, तो dA अपॉन dr, इससे देख लीजिए एरिया का यूनिट है, तो एरिया आपने सेंटीमीटर में, तो एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस होती है सेंटीमीटर,
तो जब काटोगे तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, यानी इसका यूनिट कितना होना चाहिए था सेंटीमीटर। ये ध्यान रखिएगा वरना यूनिट में ही नंबर कट जाएंगे। बहुत सिंपल सवाल था लेकिन समझाने के लिए मैंने कोशिश किया कि पूरी क्लैरिटी आपको मिल जाए। अब चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 पे। इससे अंदाजा लगा कि क्या निकाल रहे हैं। बड़े सरल सवाल होते हैं, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाने का है बस। अब बेटा जो बात बोली थी ना कि आता तो कटने के बाद सेंटीमीटर है, अब इसकी जो यूनिट लिखोगे वो 10 पाई करके हम लोग नॉर्मली सेंटीमीटर से कट नहीं करते, तो हम बताते हैं 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया बढ़ रहा है पर सेंटीमीटर के हिसाब से। तो इस तरीके से इसका लिखने का तरीका रहता है जिससे अंदाजा अपने को मिल जाए कि पर सेंटीमीटर आपका कितना एरिया 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बढ़ रहा है। तो यहां पर इसको कट करके सेंटीमीटर केवल लिखना उचित नहीं होगा, तो इसका यूनिट होना चाहिए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं हम लोग। इसमें बोला है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। तो देखिए जो वैल्यूज दी हैं उसको पहले लिख लेते हैं, इससे सवाल करने में थोड़ा आसानी हो। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट दिया है, तो dv अपॉन dt, कहां से dv अपॉन dt, क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा है देखिए टाइम, तो dv अपॉन dt कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, और ऊपर से इंक्रीजिंग है इसलिए पॉजिटिव लिखा, वरना dv बाई dt -9 लिखते अगर डिक्रीजिंग होता तो dv अपॉन dt दे रखा है अपने को। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, हमें एक क्यूब का सरफेस एरिया कितनी तेजी से बढ़ रहा है when the length of the edge is 10 सेंटीमीटर। तो क्यूब बना लेते हैं पहले, फिर आपको समझाता हूं। ये बन गया मोटा मोटा क्यूब, ये देखिए इसका एक साइड ले लो x, अब क्यूब के सारे साइड्स बराबर होते हैं तो x हो गया। अब इसकी जो वॉल्यूम होता है आप जानते हैं ए क्यूब फॉर्मूला पढ़ रखा है, ये होता है एक्स क्यूब। और सरफेस एरिया की बात करो तो टोटल सरफेस एरिया होता है, इसमें कितने 6 साइड्स हो गए, तो एक साइड का x इंटू एक्स स्क्वायर, एक साइड का एरिया 6 साइड का 6x स्क्वायर, ये सरफेस एरिया आ गया। अभी हमसे पूछ रहा है कि साहब ds अपॉन dt बताओ हमको। कब बताओ ds अपॉन dt, जब एज हमारी x बराबर 10 सेंटीमीटर, ये हमको फाइंड करना है। ये डाटा गिवन था, ये ऊपर वाला भी डाटा गिवन था, और इसको इस तरीके से फाइंड करने की बात कही गई है। तो पहले हम dv अपॉन dt निकालते हैं यहाँ से, तो ये रहा dv अपॉन dt। अब dv अपॉन dt लिखा और यहाँ पे करने गए तो लिखा dx क्यूब अपॉन dt। अब हम जानते हैं चैन रूल का सहारा ले लेंगे, शुरुआत में मैं लिख के दिखा देता हूँ वरना आप तो इतना कर लेते ही होंगे। ये हो गया dx अपॉन dt, चैन रूल लगा दिया। ये वैल्यू कितनी आ गई, dv अपॉन dt की वैल्यू रख देते हैं 9, ये dv अपॉन dt 9 दे रखा है देखिए, और यहाँ वैल्यू बन गई 3x, x क्यूब का आ गया 3x स्क्वायर, और साथ में आ गया dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt अगर निकालें आप तो 9 अपॉन 3x स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू मिल गई dx अपॉन dt, किसका इस्तेमाल पड़ेगा। अब ds अपॉन dt निकाल लेते हैं क्योंकि चाहिए हमको ये, तो यहां निकाला हमने ds अपॉन dt, फिर वही चैन रूल लगा देंगे जैसे आप जानते ही हैं, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6 इंटू 2 यानी 12x इंटू dx अपॉन dt। ऐसा ही मेथड लगाया था, इसको इतना तो आप सीख ही चुके होंगे, नहीं तो सवाल कैसे आगे बढ़ेंगे। ds अपॉन dt निकालना था। अब ये देखिए dx अपॉन dt जो है उसकी वैल्यू यहां से आपने निकाल रखी 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, वो पुट कर दो, तो 12x इंटू 3 अपॉन एक्स स्क्वायर आपने पुट कर दिया, x कैंसिल हो गया और 12 इंटू 3 36 आ गया, x ऊपर से नीचे x बचा, तो 36 बाई एक्स। अब इसकी वैल्यू हमको कितने पे निकालनी है 10 सेंटीमीटर पे, तो x बराबर 10 सेंटीमीटर लेना है, 10 रख दो वैल्यू, तो 36 अपॉन 10, ये x की जगह 10 पुट कर दिया है, और ये वैल्यू बेटा कितनी आ जाती 3.6 वैल्यू आ गई। अब इसका यूनिट कैसे है, ये ऊपर वाला सरफेस एरिया है, नीचे वाला टाइम है, तो सरफेस एरिया की वैल्यू दे रखी थी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, और ये आपका फाइनल आंसर बन गया। देखिए
बस इसी तरीके से सवाल करने रहेंगे तो बहुत सरल सवाल हैं। ऐसे सवाल बड़े सवालों में तो नहीं आएंगे, छोटे में ही आएंगे। उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं क्या है। तो इसमें बोलता है ये, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक। एक पत्थर गिरा रहे हैं एक झील में, मान लीजिए कोई झील है, ऐसे पानी भरा हुआ है और यहां से आपने स्टोन को ड्रॉप किया, ये पत्थर है क्वाइट, लेकिन वे स्मूथ। जब ये गिरती है यहाँ पर, ये पानी अगर है तो इस तरह की भंवरें निकलेंगी ना, ऐसे ऐसे आपने देखे होंगे, और वो किनारों तक जाती हैं। मूव्स इन ए सर्कल्स एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड है? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट दैट इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, यानी रेडियस हमारी कितनी हो? 10 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इज इंक्रीजिंग। आपका जो इनक्लोज्ड एरिया है, अब देखिए ये रेडियस अगर आर है ना किसी सर्कल की, तो इसका इनक्लोज्ड एरिया हम जानते ही है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। तो कह रहा है आर हमें निकालना क्या है, देखिए डी ए अपॉन व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल वाज 10 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट का मतलब टाइम की बात कर रहा है। तो डी ए अपॉन डी टी निकालना है जब हमें आर बराबर 10 सेंटीमीटर की ये बात कर रहा हो। ये वैल्यू हमको चाहिए कि डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है जब हमारा आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। और हमको दे क्या रखा है ऊपर, देखिए दे रखा था कि इसकी जो स्पीड है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो बढ़ता है। तो यहां पर वैल्यू दे रखी है आपको किस चीज की? डी आर अपॉन डी टी की। ये है 4, देखिए यूनिट से पहचान लो, सेंटीमीटर पर सेकंड, ये सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है ना। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू क्वाइट लेक एंड द वेव्स मूव इन द सर्कल्स एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो उसकी रेडियस ही तो बढ़ रही होगी। अब डी आर अपॉन डी टी हो गया 4 सेंटीमीटर पर सेकंड बढ़ना, ये निकालना है हमको। देखिए अब निकालने में इसको डिफरेंशिएट कर दो टी के रेस्पेक्ट में, तो डी ए अपॉन डी टी करोगे, अब इधर डी टी तो है नहीं, फिर चैन रूल लगाओगे, यानी इसको लिखोगे डी अपॉन डी आर पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी, चैन रूल लगा दिया। अब डी ए अपॉन डी टी लिखा, ये वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आर, और ये डी आर अपॉन डी टी क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 8 पाई आर। अब ये वैल्यू पूछी थी आर बराबर 10 सेंटीमीटर जब हो, तो इसकी वैल्यू यहां पर इसको इस तरह लिख लो, डी ए अपॉन डी टी निकालना है आर की वैल्यू जब 10 सेंटीमीटर, ध्यान से देखिए, तो 10 सेंटीमीटर जब वैल्यू पुट कर दो 8 पाई इंटू 10, आर की जगह ये 10 पुट कर दिया, तो ये कितना हो गया 80 पाई, 80 पाई। और यूनिट आप निकाल ही लेंगे इसकी, तो यूनिट निकालने में क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये एरिया की यूनिट है जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, और पर सेकेंड कब? एट रेडियस, ये लिखा ही था आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देखिए क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, गलती होने के चांस नजर नहीं आते। इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3 लग जाता है। एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 4 अपने पास है, इसमें बोलता है द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल। जब भी ऐसे संभालो थोड़ा विजुलाइज करना पड़ता है, तो डायग्राम बना लेंगे तो समझने में भी आसानी होती है और समझाने में भी आसानी होगी। द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। ये एक बना रेक्टेंगल, इसकी लेंथ ले लो ये x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो डिक्रीज कर रही है। अब देखिए डिक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। ये देखिए सेंटीमीटर पर मिनट टाइम है, मिनट, और ये सेंटीमीटर उसकी लेंथ के बारे में बोल रहा है, यानी dx अपॉन dt जो दे रखा है उसकी वैल्यू हम लिखेंगे 3 सेंटीमीटर पर मिनट, लेकिन अब ये डिक्रीज कर रही है इसलिए -3 कर देंगे। t को बढ़ने पर x घट रहा है इसलिए माइनस आया है, आपको बताया था 3 सेंटीमीटर पर मिनट। एंड द विड्थ, ये इसकी चौड़ाई है भाई, विड्थ इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो 2 सेंटीमीटर यानी डिवाई बाई डी टी की कहानी करें तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 सेंटीमीटर पर मिनट। इसमें तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है, यहां पर माइनस साइन नहीं लगाएंगे, बात पकड़ में आती है। अब देखते हैं आगे क्या बोलता है हम लोगों से।
व्हेन x बराबर x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी x और y की दोनों वैल्यू इसने प्रोवाइड कर दी हैं। जब ये दोनों ऐसी हों उस समय फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, दो चीजों की बात कर रहा है, एक तो पेरीमीटर और दूसरा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। आप जानते ही हैं पहले के लिए कि पेरीमीटर किसे बोलते हैं हम लोग, तो पेरीमीटर होता है टोटल बाउंड्री का लेंथ। तो इसका पेरीमीटर मैं p लिख दूं तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये भी x ये भी y, तो x प्लस एक्स 2x और ये 2y, ये जानते ही हैं आप, तो 2x प्लस वाई ये पेरीमीटर हो गया, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, या डबल करके लिख दीजिए, बात वही है ना, 2x प्लस वाई ये पेरीमीटर हो गया। और इसी तरह सेकेंड पार्ट में जो पूछा है वो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है, तो एरिया की वैल्यू आप सिंपली लिख देंगे x इंटू वाई। अब जो निकालना है देखिए, अभी पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, तो हमको निकालने क्या बोल रहा है, दिमाग में आनी चाहिए बात, ये चाहिए dp अपॉन dt, ये पूछ रहा है कब, जब x बराबर, यहां लिख दूं मैं, x 10 हो और y 6 सेंटीमीटर हो। इसी तरीके से यहां की बात कर रहा है कि डी बाई डी टी बता दो हमको भाई, जब x की वैल्यू 10 हो और y की वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो। मैंने लिखा नहीं, आप समझ गए होंगे, बस इसको निकालना है। तो देखिए किसी भी आप मैथ्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, अभी भाषण में थोड़ा अगर आपको दूं जो आपकी भलाई के लिए है, किसी भी सवाल को करने के लिए 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है कि सवाल जब आप लगा रहे हैं तो उसको समझ में आना चाहिए कि सवाल क्या बता के क्या पूछ रहा है आपको। अगर आप सवाल पढ़ के समझ ही नहीं पाए कि ये क्या बता के क्या पूछ रहा है, तो आगे कॉन्सेप्ट की तो बात उठती ही नहीं है। समझ पा रहे हैं ये कैसे, ये सवाल क्या बोल के क्या चाहता है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, योर रीडिंग हैबिट। तो अगर कुछ बच्चे सवाल पढ़ने के बाद ब्लैंक हो जाते हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ इस सवाल ने मेरे साथ क्या किया, तो इसका मतलब है कि आपको रीडिंग हैबिट्स पे थोड़ा काम करने की आवश्यकता है। पढ़ के समझना, चाहे वो कोई किताब पढ़ते हो, मैथ्स तो थोड़ा ट्रिकी रहता ही है, ठीक है, लेकिन आपको रीडिंग हैबिट, जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आना चाहिए कि क्या बोला जा रहा है। ये पहला स्टेप, बाकी स्टेप्स की भी चर्चा करूंगा, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 50% तो इसी की कहानी है कि सवाल समझ में तो आए, हमसे चाहता क्या है। एनीवे, तो dp बाई dt की बात करते हैं, तो पेरीमीटर ये निकाल रखा था, इसको हम लोग dp बाई dt की तरफ बढ़े आगे, इसको डिफरेंशिएट करो चैन रूल लगाते हुए, तो पहले को लिख देंगे हम लोग dx अपॉन dt और दूसरे को लिख देंगे, कहाँ गया ये, dy बाई dt। अब जो वैल्यूज दी थी हम लोग को वो पुट कर दीजिए, कौन सी बड़ी बात है भाई, 2 लिखा, dx बाई dt क्या है, -3 सेंटीमीटर पर मिनट, वैल्यूज यूनिट्स रहेंगी आगे, dy बाई dt 2 सेंटीमीटर पर मिनट, वैल्यू पुट कर दिए, dx बाई dt यहाँ से और dy बाई dt यहाँ से देखिए आराम से पुट कर दीजिए। अभी वैल्यू कितनी मिल गई, -3 + 2, तो -1 हो गया, इंटू 2, तो ये आ गया -2। अब ये dp बाई dt तो हमारा -2 सीधे ही आ गया, यानी इसमें ये कब पूछ रहा है x बराबर 10 और y बराबर 6 का, इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, क्योंकि ये वैल्यू फिक्स है, कभी के लिए भी निकल आएगी। आप समझ पा रहे होंगे, तो -2 यूनिट सेंटीमीटर पर मिनट, p पेरीमीटर का सेंटीमीटर और टाइम का मिनट, क्योंकि मिनट में टाइम लिया है। तो x बराबर 10 सेंटीमीटर, y बराबर 6 सेंटीमीटर पे कितना है, इतना है, किसी और वैल्यू पे कितना है, इतना है, क्योंकि इसके अंदर x y आया ही नहीं है, तो बदलेगा ही नहीं, ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई है, समझ पाए होंगे। तो ये वैल्यू हो जाती है -2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब डी बाई डी टी की बात करता हूं, जो ये निकलनी थी। अब आ जाइए सेकेंड पार्ट नंबर बी पे, अब इसको निकालिए डी बाई डी टी, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अब ये फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन वाली कहानी है ना, अब ये आप कर लेते होंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं एक लाइन लिखने की कोशिश करूंगा। इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, x को पहला फंक्शन मान लो, x बाहर कर दें तो आ जाएगा डी वाई बाई डी टी, वाई बाहर, dx बाई डी टी, कौन सी बड़ी बात, बहुत सवाल लगाया आपने। x की वैल्यू रखनी पड़ेगी, अभी देखते हैं, डी वाई बाई डी टी गिवन था हमें, ये 2 सेंटीमीटर पर मिनट, प्लस y देखता हूं अभी, dx बाई डी टी -3 दे रखा था, -3, तो ये एक्सप्रेशन कितना बन गया, 2x - 3y, है ना।
अब ये dA/dt हमसे चाहता क्या था भाई, हमसे बोल रहा था कि x, ये लिखा है मैं दोबारा क्यों लिखूं, तो ये बोल रहा है कि x बराबर 10 और y बराबर 6। अब इसका मतलब है आपके लिए एक बार फिर लिखा तो यहां x की वैल्यू 10 लिख दो और y की वैल्यू क्या लिख दें, अरे 6 लिख दो, उसमें पूछना ही क्या है। तो ये हो गया 20 माइनस 18, क्या वैल्यू बनती है 2, बनी कि नहीं बनी 2। अब हमको ये बताओ उसकी यूनिट क्या होगी। अब आप समझदार हैं, एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, जो क्वेश्चन में चला आ रहा है, और कहाँ गए, टाइम की यूनिट थी मिनट, तो इसको रख दिया मिनट, और ये आंसर नंबर पार्ट बी का आ गया और ये पार्ट ए का आ गया, ये आंसर आ गया। देखिए तो ये जो रेट मेजर कर रहे हैं बिल्कुल आसानी से होता जा रहा है। अब अगले हम लोग जो एग्जाम्पल नंबर 5 पे चलते हैं, उसको देखते हैं। तो ये हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 पे आए, जो कॉन्सेप्ट की बात की थी मार्जिनल कॉस्ट की या मार्जिनल रेवेन्यू की, वो इसके अंदर है। देखिए मैं आपसे अब सजेशन दूंगा एक, और बिल्कुल फॉलो कीजिएगा कि बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और मिसलेनियस लगानी ही है। ऐसा बहुत बच्चे गलती करते हैं कि केवल एक्सरसाइज लगा के बढ़ते जाते हैं और बाद में कबाड़ा हो जाता है। कबाड़ा होने का मतलब एग्जाम्पल से सेम टू सेम सवाल मिल जाते हैं, और ये एग्जाम्पल्स आपको डेवलप भी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं उसमें हमारे बोर्ड में भी नंबर अच्छे हैं, क्योंकि रास्ता वहीं से जाता है, बोर्ड को किनारे रख के तो काम कर नहीं पाएंगे, और प्लस पहुंचना हमको अच्छे नंबर लेते, अच्छे परसेंटेज 95 लेते हुए जेईई में सिलेक्शन की तरफ। तो इस तरफ आते हैं हम लोग। अब इस सवाल एग्जाम्पल नंबर 5 को देखेंगे। द टोटल कॉस्ट CX फंक्शन ऑफ x है इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स। हम लोगों ने बात की थी कि जो टोटल कॉस्ट होती है जब हम कुछ चीजें बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो खर्चा आता है चीजें बनाने में। जैसे जूते की फैक्ट्री का एग्जांपल दिया था, तो CX की वैल्यू दे रखी है कि x कितने आपने बनाए हैं आइटम, रख दीजिए और आंसर ले लीजिए कितना कॉस्टिंग पड़ा। ठीक है साहब। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, हमें अब मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। इन्होंने भी लिख भी दिया मतलब क्या होता है, लेकिन हमको पहले से मालूम है कि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है। तो मार्जिनल कॉस्ट, जिसे हम MC के नाम से जान रहे थे, इसको जब लिखोगे तो क्या बोलोगे, DCX अपॉन DX। कितनी कॉस्ट लगती है, टोटल कॉस्ट ऑन प्रोडक्शन या टोटल कॉस्ट ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अब इसको सिंपल से बहुत ही सरल है, DCX निकालना है अपॉन DX, तो DCX अपॉन DX कर दीजिए साहब। तो यहां पे डिफरेंशिएट करोगे तो x³ दिख रहा है आपको ना, तो आ जाएगा 3x स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.005 इंटू 3x स्क्वायर। ऐसे लिख रहा हूं जिससे आप समझ जाएं, कैलकुलेट तो फिर आप करेंगे ही। x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो 2x आ जाएगा, तो यहां पर वैल्यू लिख दीजिए माइनस 0.02 इंटू 2x, और तीसरे में आ जाओगे आगे तो आ जाएगा केवल 30, क्योंकि x क्या होता है 1 और ये कांस्टेंट है इसलिए हो जाएगा 0। अब लिखा है कि फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी ये जो कहानी है वो हमारी x बराबर 3 यूनिट्स के लिए है। तो यहां पर x बराबर 3 आप रख देंगे, जैसे ही ये सवाल खत्म हो जाएगा तो रख दो। तो ये देखिए 3 रखोगे यहां पर 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 0.005 इंटू 27। समझ पा रहे होगे, कुछ करना थोड़ी है, x की वैल्यू रखनी है बस। x3 फिर पुट कर दो, 6 आ गया, तो 0.02 इंटू 6, और आगे तो ये कांस्टेंट टर्म था तो इस पर कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 30.15, ये इसकी वैल्यू हो गई मार्जिनल कॉस्ट। 30.15 इज द आंसर। यूनिट की बात करेंगे तो रुपीज में दिया है तो रुपीज आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या यूनिट आ जाएगा, कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है, तो रुपीज पर यूनिट करके आप इसको लिख सकते हैं। ये इसका आंसर आ गया, कोई भी दम नहीं था, भाषा वाला सवाल है, लैंग्वेज वाला, इसलिए थोड़ा डराता है। तो अगले सवाल, इसका जो लास्ट एग्जाम्पल है उसको देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 6, लास्ट एग्जाम्पल, लिखा है द टोटल। अब जैसे मार्जिनल कॉस्ट की बात थी, ये मार्जिनल रेवेन्यू की बात करने वाला है। तो ये देखिए मार्जिनल रेवेन्यू की इसने बात की है, इसको हम लोग पिकअप कर लेते हैं यहाँ पर। तो साहब द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स, भाई रेवेन्यू तो आता है चीज़ों को बेचकर, बताया था, ऑफ ए प्रोडक्ट
is given by Rx is equal to 3x square plus 36x plus 5. Find the marginal revenue when x is equal to 5. अब ये डेफिनेशन लिखी मार्जिनल रेवेन्यू की। हम ये मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब पहले से जानते हैं क्योंकि हमने चीज़ें सीखी थी। तो ये MR अगर मार्जिनल रेवेन्यू है तो इसको क्या लिखते हो आप? अगर फंक्शन ऑफ x है डी आर एक्स अपॉन डी एक्स, टोटल रेवेन्यू और कितना यूनिट्स आपने बेचा है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, कुछ भी नहीं है, बच्चों वाला सवाल है। तो आप डी आर एक्स अपॉन डी एक्स कर दीजिए। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में तो आप समझो एक्स स्क्वायर का 2x, तो 3 इंटू 2x प्लस इधर आ गए 36, x का होता है 1, तो 36 इंटू 1, और ये कांस्टेंट टर्म का तो जीरो ही होता है, ये आप बहुत सवाल लगा ही चुके होंगे। ये वैल्यू कितनी बन गई बेटा? 6x प्लस 36। अब कह रहा है कि x बराबर 5, x इज इक्वल टू 5 पर ये पूछ रहा है क्या कहानी थी ये बताने की। कौन सी बड़ी बात है, यहां पर हमने वैल्यू पुट कर दी x बराबर 5, तो 6 इंटू 5 प्लस 36, तो ये हो गया 30 और ये हो गया 36, टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 66। और रेवेन्यू की बात फिर कह रहा है तो यूनिट्स ये आ जाएगा रुपीज में अगर दे रखा है सपोज करिए, और नंबर ऑफ यूनिट कितना बेचा गया है, और ये आंसर हो गया आपका। तो ये 6 सवाल आपके हो गए और एग्जाम्पल्स। तो ये एक बेसिक था। अगला जो वीडियो आएगा वो वीडियो NCERT के जो एक्सरसाइज है पूरी एक्सरसाइज आपके सामने मैं लेके आऊँगा।